इससे खाता आधारित भुगतान की समस्या समाप्त हो गई है, जिसमें डेटा प्रविष्टि त्रुटियों, बैंक विलयन के कारण खाता विवरण में परिवर्तन की संभावना रहती है। परिणाम स्वरूप 21वीं किस्त में 99.87% की ट्रांजैक्शन सफलतापूर्वक देखी गई है। श्री राम शिरोमणि वर्मा। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। मेरा प्रश्न है, क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री जी ये बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो मेरा लोकसभा क्षेत्र है, श्रावस्ती और बलरामपुर जैसे आकांक्षी जनपदों में विगत 2 वर्षों में पीएम किसान योजना के अंतर्गत नामांकित कितने किसानों को अब तक पूर्ण, आंशिक अथवा कोई वित्तीय लाभ नहीं मिल पाया है, इसके क्या कारण हैं तथा सरकार इसके लिए क्या कोई ठोस कदम उठा रही है? धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय जी, मैं इनको लिखित रूप से भेज दूंगा। क्वेश्चन नंबर 223 श्री मनीष जायसवाल। माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, बुजुर्ग राष्ट्र के अनुभव और संस्कार हैं। वर्तमान में इस देश में 10 करोड़ बुजुर्ग हैं। अनुमान है कि 2050 तक इनकी संख्या बढ़कर के 30 करोड़ हो जाएगी। वर्तमान में हम एक युवा राष्ट्र हैं, लेकिन ये युवा राष्ट्र कभी न कभी प्रौढ़ और बुजुर्ग राष्ट्र बनेगा। तो स्वास्थ्य, पारिवारिक देखभाल को सुदृढ़ करने तथा रिश्तों में खटास के कारण वृद्धाश्रमों में जो छोड़ जाने की प्रवृत्ति को कम करने पर सरकार क्या पहल कर रही है, ये मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हम सब जानते हैं कि बुजुर्ग हम सबका गौरव है और राष्ट्र की धरोहर है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में प्रधानमंत्री बनते ही कहा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उस देश के विकास में सभी का सामूहिक प्रयास। उसी में बड़ी संख्या में, जैसा कि हमारे माननीय सदस्य ने कहा है कि 2011 की जनगणना में लगभग 10 करोड़ 38 लाख हमारे बुजुर्ग थे और ये संख्या लगातार बढ़ रही है। जहाँ पर आज हम युवा देश की बात कर रहे हैं, आने वाले समय में ये संख्या लगातार बढ़ रही है। तब मैं कह सकता हूँ कि आज जो छोटे परिवारों की परंपरा चल रही है, न्यूक्लियर परिवारों में बढ़ोतरी और रोजगारों के कारण से परिवारों को दूर से शहरों में चले जाना, सीनियर सिटीजन्स के अपने परिवार सदस्यों से अलग होने के ऐसे कारण बन रहे हैं। तो मैं कह सकता हूं कि सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों पर केंद्रित अपनी नीतियां और कार्यक्रम के जरिए बार बार भारतीय पारिवारिक मूल्यों और परंपराओं को जोड़ देने का काम किया है। पीढ़ियों के बीच में आप तो भाषण देने लगे मंत्री जी, सवाल का जवाब दे दो ना। वही प्रश्न अध्यक्ष मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह से आज जो हमारी पीढ़ियां हैं उनके अंतर्गत कैसे हम और ज़्यादा मिलन कर सकें, इसके लिए हमारे शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से इसमें हमने दादा दादी और शिक्षक विभाग बैठक के आयोजन के लिए प्रोत्साहित करने का काम किया है, जिसमें हम इस प्रकार के जो पेरेंट्स मीटिंग स्कूलों में होती हैं, इसमें ग्रैंड पेरेंट्स मीटिंग, ग्रैंड जो है मीटिंग, जिसमें दादा दादी, नाना नानी उन स्कूलों में बुलाने का काम करेंगे और दादा दादी, नाना नानी के साथ, उन बच्चों के साथ, वॉकथॉन के साथ हम उनमें किस प्रकार का प्रेम का भाव वो आने वाले समय में वो हमारे बुजुर्गों का सम्मान करें, इस प्रकार की व्यवस्था है। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, किसी भी राष्ट्र की प्रगति इस बात से मापी जाती है कि वो अपने बुजुर्गों को कितना सम्मान और सुरक्षा देता है। मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहूंगा कि एकीकृत वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम के अंतर्गत देश में वर्तमान में कितने वरिष्ठ नागरिक गृह संचालित हैं तथा बिहार और झारखंड में उनकी संख्या कितनी है, और ये संख्या जो बढ़ रही है उसको देखते हुए इनको बढ़ाने का क्या ये लोग कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं सजेशन दूंगा, मैं आपको मंत्री जी को सलाह दूंगा कि राष्ट्रीय स्तर पर इनका आधिकारिक डाटा बनाया जाना चाहिए। प्रश्नकाल में सलाह नहीं देते, सलाह देते हैं चेंबर में बैठकर। धन्यवाद अध्यक्ष। माननीय प्रश्नकाल में उसी को प्रश्न पूछ लो जो सलाह देना चाहते हो, पर सलाह शब्द चेंबर में दिया जाता है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक वरिष्ठ नागरिकों के लिए कल्याण कोष की स्थापना 15-16 में की। उसके माध्यम से अटल वयो अभ्युदय योजना के अंतर्गत
हमारा एकीकृत वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम, इसके अंतर्गत हम निःशुल्क आश्रय, पोषण, चिकित्सा देखभाल, मनोरंजन जैसी सुविधाएं प्रदान करने वाले वरिष्ठ नागरिक गृह को वित्तीय सहायता प्रदान करने का काम करते हैं और ये वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षित और सुविधा संपन्न आवास प्रदान करने का काम भी होता है। अब तक वर्तमान में देश भर में 706 वरिष्ठ नागरिक गृह चल रहे हैं, जिसमें बिहार में 8 और झारखंड में 15 हैं। और साथ ही साथ मैं कह सकता हूं कि ये वरिष्ठ नागरिक गृहों को आवश्यक सुविधाओं के लिए जो दिशा निर्देशों के साथ हम पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग आवासीय कमरे और डॉर्मेटरी देने का काम करते हैं, पर्याप्त सुरक्षित पेयजल और अन्य सहायक उपयोग के उपकरण भी देने का काम करते हैं। उनके लिए सुविधाओं में बिजली, पंखे, आवश्यकता अनुसार हीटिंग और बाकी रसोई घर, भंडार कक्ष इत्यादि और जितनी सुविधाएं उनको दे सकते हैं देने का काम भी होता है। और जहां तक विस्तार की बात कही है माननीय सदस्य ने, तो मैं कहना चाहता हूं कि योजना के दायरे का विस्तार एक सतत प्रक्रिया है। राज्यों से जिस तरह से प्रस्ताव आते हैं, उन प्रस्तावों के माध्यम से जो भी हमको निर्णय लेने पड़ते हैं और हम प्राथमिकता के आधार पर उन निर्णय लेकर वो बढ़ाने का काम भी करते हैं। श्री चंद्र प्रकाश जोशी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उनकी दूरदर्शिता ने, संवेदनशीलता ने देश के करोड़ों वरिष्ठों के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं दी है और उसका सीधा आशीर्वाद देश के वरिष्ठ आदरणीय प्रधानमंत्री जी को शुभाशीष भी दे रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से आग्रह है कि देश में आर्थिक और सामाजिक और भावनात्मक जुड़ाव और आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से मिली है। एक महत्वपूर्ण योजना स्टेट एक्शन प्लान फॉर सीनियर सिटीजन्स, क्या इस योजना के माध्यम से मेरे प्रदेश राजस्थान और देश भर के वरिष्ठों के लिए क्या कल्याणकारी वृद्धाश्रम हो, चाहे स्वास्थ्य सेवाएं हो, चाहे सहायक उपकरण हो, चाहे वयोश्री योजना हो, इन योजनाओं का क्या क्या लाभ मिल रहा है और कितनी राशि देश में और मेरे राज्य राजस्थान को मिली है, मेरा आपके माध्यम से प्रश्न है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बड़ा ही गंभीर और उचित प्रश्न पूछा है। तब मैं कह सकता हूं कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो अटल वयो अभ्युदय योजना, उसी का एक घटक राज्य कार्य योजना है और इसके तहत वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य विशिष्ट योजनाओं को लागू करने के लिए राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों को निधि देने का काम होता है। इसमें खास तौर से जो फोकस किया जाता है वो वरिष्ठ नागरिकों के लिए मोतियाबिंद की सर्जरी है। इसमें वृद्धावस्था देखभाल करने वालों का प्रशिक्षण है, योजना के बारे में जागरूकता है और साथ ही साथ 2019 से 20 तक 2019 से 20 से लेकर अब तक राज्य सरकारों के लिए या संघ राज्य क्षेत्रों के लिए अब तक अपने 151 करोड़ 18 लाख रुपए केंद्रीय सहायता प्रदान करने का काम किया है और जिसमें राजस्थान के लिए 1 करोड़ 76 लाख रुपए देने का काम हुआ है। हम जिलावार इसमें खासतौर से विवरण नहीं रखते हैं, राज्य आपको देने का काम करेगा। और जहां तक वायोश्री योजना के अंतर्गत की बात है, तो मैं कह सकता हूं कि एल्मुको के द्वारा जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने वायोश्री योजना 1 अप्रैल 2017 से लागू की और आज हम लगभग 7 लाख से भी ज़्यादा लोगों के लिए, वरिष्ठ नागरिकों को हमने उनके लिए उनका जीवन सरल बने, सहज बने, सहायक उपकरण देने का काम किया है। उनके लिए जीवन में कैसे और आसानी हो, इसके लिए जीवन से जुड़ी हुई चीज़ों को हमने देने का काम किया है। और इसमें बड़ी योजना जिसमें प्रधानमंत्री दिव्यासा केंद्र के माध्यम से और शिविर के माध्यम से देने का काम करते हैं और लगभग 100 हमारे प्रधानमंत्री दिव्यासा केंद्र हैं, जहां पर उचित जगह पर जाकर के, नजदीक स्थान पर जाकर के कभी भी अपने उपकरण को ले सकते हैं। तिवारी जी। अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी, चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है और 11 मार्च 2025 को सरकार ने एक अनस्टार्ड प्रश्न का उत्तर दिया था और इनके उत्तर के अनुसार चंडीगढ़ में जो बुढ़ापा पेंशन है वो 1000 रुपये है, पंजाब में 1500-2000 रुपये है, हरियाणा में 3000 रुपये है। चंडीगढ़ में बुढ़ापा पेंशन 2016 से नहीं बढ़ी है। जब इनसे सवाल पूछते हैं, ये कहते हैं चंडीगढ़ प्रशासन ने कोई प्रस्ताव नहीं भेजा। चंडीगढ़ प्रशासन से बात करते हैं, वो कहते हैं हम निरंतर और लगातार प्रस्ताव भेजते रहे हैं। मेरा माननीय मंत्री जी से सीधा सवाल है कि आप चंडीगढ़ में बुढ़ापा पेंशन 1000 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये कब करने जा रहे हैं? माननीय सदस्य ने चंडीगढ़ में
1000 से ज़्यादा बढ़ाने का काम पेंशन का किया है। ये सीधे सीधे हमारे मंत्रालय से जुड़ा हुआ पेंशन का नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि 60 साल से लेकर के 79 साल तक, सुन लीजिए मेरा, 60 साल से लेकर के 79 साल तक 200 रुपये केंद्र सरकार द्वारा और 80 साल से ऊपर 500 रुपये, लेकिन बाकी हमारी जो राज्य सरकारें होती हैं टॉप अप करने का काम करती हैं। तो ये विषय वहाँ जाकर राज्य सरकार से पूछिए, और ये ग्रामीण विकास मंत्रालय का विषय है, लेकिन 200 रुपये और 500 रुपये केंद्र से जाता है, राज्य सरकारें टॉप अप करने का काम करती है। आलोक कुमार सुमन। महोदय, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वर्ष 2036 तक वरिष्ठ नागरिकों की संख्या 20 करोड़ होने जा रही है, ऐसे में मेरा माननीय मंत्री महोदय से ये सवाल है कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए देश में और खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से क्या क्या कार्य करने जा रहे हैं। धन्यवाद। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, लगातार हमारा मंत्रालय बुजुर्गों के लिए काम कर रहा है। जहां तक आपने कहा है कि लगातार हमारी संख्या बुजुर्गों की बढ़ रही है, तब मैं कह सकता हूं कि इसमें हमने अपने चाहे अटल अभ्युदय योजना के अंतर्गत जितने भी हमारे घटक हैं उन्हें बढ़ाने का काम भी कर रहे हैं, और साथ ही साथ जितने भी हमारे सीनियर सिटीजन होम हैं उनको बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इस प्रकार की संस्थाएं, जो सामाजिक संस्थाएं हैं, जो हमारी जो है दूसरी संस्थाएं हैं, उनके साथ एमओयू करने का काम भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जिस तरह के जो प्रस्ताव राज्य सरकारों से मिलते हैं उन पर हमारा मंत्रालय काम करता है, और आगे हम लगातार काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 224 224 श्री भाऊ साहेब राजाराम वाकचोरे। क्वेश्चन नंबर 224 माननीय मंत्री महोदय, पटल पर रख दिया गया। माननीय सदस्य। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहूँगा कि मेरे शिरडी संसदीय क्षेत्र से और देश के कई ग्रामीण इलाकों में आज भी अनेक गांव एवं बस्ती सड़क से नहीं जुड़ी है। पीएमजीएसवाई के मौजूदा नियमों के कारण नया सर्वे नहीं हो रहा है और नई सड़कें स्वीकृत नहीं हो रही है। क्या सरकार मानती है कि ये नियम हकीकत से मेल नहीं खाते? क्या बाकी गांवों एवं बस्ती को जोड़ने के लिए नियमों में बदलाव किया जाएगा? माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पिछले सदन में भी, पिछले जब हुआ था सत्र, तो उसमें भी उन्होंने चिंता जाहिर की थी अपने संसदीय क्षेत्र की। मैं माननीय सदस्य को ये बताना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री सड़क योजना एक गरीबी उन्मूलन के लिए चालू किया गया था, और मैं पूरे सदन को ये बताना चाहूँगा कि आदरणीय हमारे नेता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने जिस योजना को चालू किया था, और उन्हें ये सपना देखा था कि पूरे भारत में गांव जो सड़कों से वंचित है उसमें हम सड़कों का जाल बिछाने का काम करेंगे। और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है आदरणीय अध्यक्ष जी कि फेज 1, फेज 2, फेज 3 को मिलाकर अगर जो हम बात करें तो करीब 7,86,000 किलोमीटर का निर्माण हमारी सरकार ने, हमारे विभाग ने करने का काम किया, जिस पर लागत करीब 3,40,000 करोड़ रुपए का लागत आया। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, जहां तक माननीय सदस्य ने अपने क्षेत्र के बारे में चिंता जाहिर की है, मैं उनके क्षेत्र में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने करीब 1,642 किलोमीटर की सड़कों का निर्माण हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं जरूर यहाँ पर ये बताना चाहूंगा, आप तो बता दो नियम परिवर्तन करने का इरादा है क्या आपका? ऐसा कोई विचार नहीं, मैं तो बता दो नहीं है। माननीय सदस्य। मेरा आदरणीय अध्यक्ष जी, मेरा माननीय मंत्री महोदय दूसरा पूरा प्रश्न है कि पीएमजीएसवाई में बनी गई ग्रामीण सड़कों में कुछ वर्षों में खराब हो जा रही है, जिसमें लोगों को भारी परेशानी हो रही है, जबकि कागजों में रखरखाव के नियमित दिखाया जाता है। क्या सरकार बताएगी कि खराब रखरखाव के लिए किन ठेकेदार अधिकारी पर कार्रवाई हुई? सड़कों की सही रखरखाव के लिए क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, और इस योजना को 25 साल होके देश में क्या परिणाम हुआ है? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री सड़क योजना
सिर्फ एक योजना भर ही नहीं है। जब हम इसका टेंडर करते हैं तो एक ईमानदारी के तौर पर पूरे देश में कोई भी कहीं से भी टेंडर डाल सकता है। पारदर्शिता का विशेष ध्यान दिया गया है और मेंटेनेंस का जिम्मेदारी आप जानते हैं, पूरा सदन जानता है कि राज्य का विषय है, लेकिन फिर भी हमारा मंत्रालय ने 3 स्तरीय क्वालिटी मेंटेनेंस मैकेनिज्म को सुदृढ़ करने के लिए प्रथम स्तर पर प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटिंग यूनिट, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के नेतृत्व में फील्ड लेबोरेटरीज और अनिवार्य मटेरियल को टेस्टिंग की जाती है। द्वितीय स्तर पर एनक्यूएम, प्रत्येक चरण में सड़कों का निरीक्षण हम लोग उसको कराते हैं। तीसरे पर नेशनल क्वालिटी मॉनिटर, रैंडम इंस्पेक्शन भी हम लोग उसको कराते हैं। माननीय सदस्य, मेरा आग्रह है कि अगर जो कोई विशेष सड़क प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत कोई खराब हो गई है तो निश्चित तौर वो लिख के हम दें, उस पर हम लोग एक बेहतर टीम बना देंगे और अगर जो कोई दोषी पाया जाता है उसके सख्त से सख्त कार्रवाई करने का काम किया जाएगा। श्री IB ईडन। Sir, thank you for amending the norms in the Pradhan Mantri Gramin Sadak Yojana. According to the new norms, constituencies like mine, the urban and coastal constituencies, are getting benefited. Sir, there is an island called Korangota in Ernakulam Assembly constituency, Cheranallur Panchayat. Sir, 597 people living, 90% of the population living in the island, which is surrounded 4 areas by water, are scheduled caste, scheduled tribe families. These families are not connected to the mainland. They live in the Panchayat area, but if a bridge can be built, the state government has already sent the proposal through the PMGSY project, but unfortunately the central government has not included this in the list, eligibility list. So according to the para 6.6 PMGSY 4 guidelines, many of these are fishermen families, they are farmers and daily laborers, wage laborers. So kindly include them in the central government list of the PMGSY according to the new guidelines, so that they can be connected to the corporation area, to the mainland from the panchayat area. Thank you, sir. अध्यक्ष जी, मैंने पहले ही बताया कि प्रधानमंत्री सड़क योजना का गरीबी उन्मूलन के लिए किया गया था। फेज 1, फेज 2, फेज 3 विभिन्न चरणों में हम लोगों ने पहले चरण में ऐसे, माननीय सदस्य ने अपने क्षेत्र के विशेष तौर पर एक बस्ती का जिक्र किया जहां पर 500 SC ST के लोग रहते हैं। इससे पहले भी माननीय सदस्य ने पत्राचार के मार्फत हम लोगों से संपर्क करने का प्रयास किया और हम लोगों ने राज्य सरकार से जानकारी उपलब्ध किया तो पता चला कि वहां पर पहले से एक पूल है और मानक के अनुरूप अगर जो एक पूल है तो वहां पर हम दूसरा पूल नहीं दे सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर जो ऐसी कोई बात है तो पत्राचार कर ले, हम लोग राज्य सरकार से अनुरोध कर लेंगे कि संभव हो पाए तो जरूर कर देंगे। धन्यवाद। चलो आगे बढ़ो। 225 लिखो, कभी इस पे चर्चा कराएंगे शॉर्ट ड्यूरेशन पे। 225 श्री जयंत बसुमतारी। थैंक यू स्पीकर सर। सर, मैंने मेरे प्रश्नों में से जानना चाह रहा था मंत्री महोदय से कि पूर्वोत्तर राज्यों में राज्य स्तर पर DNTs, NTs एंड SNTs कमेटी गठन किया गया है क्या? तो इसमें उत्तर आया ही नहीं। तो मंत्री महोदय से मैं फिर से जानना चाहूँगा, पूर्वोत्तर राज्यों में शीत योजना की क्रियान्वयन नहीं होने का क्या कारण है और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कितने छात्र नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप से लाभान्वित हुए हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय सदस्य ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में सीड योजना के क्रियान्वयन के बारे में जानकारी चाहिए है। मैं आपके माध्यम से सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करना चाहता हूं, विमुक्त घुमंतु अर्धघुमंतु समुदाय के कल्याण के लिए कदम उठाना, इसमें राज्य सरकारों का जब तक सहयोग नहीं मिलेगा, और मैं अपने सभी माननीय सदस्यों से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि आपके राज्य में, आपके क्षेत्र में जहां जहां पर इस तरह के डिनोटिफाइड ट्राइब्स के हमारे जो बंधु हैं, उन बंधुओं के बीच में जाकर के
उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास हम सबको सामूहिक रूप से करने की आवश्यकता है। पूर्वोत्तर की जहां तक माननीय सदस्य के द्वारा बात कही गई है, वहां पर राज्य सरकारों के द्वारा डीएनटी समुदाय को अधिसूचित नहीं किया गया है और जिसके कारण से इन लोगों को डीएनटी प्रमाण पत्र जारी नहीं हो रहे हैं और सीड योजना का लाभ इन समुदाय के लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। इस संबंध में केंद्र सरकार के द्वारा 22/6/2022 को, 26/6/2024 को और 30/12/2024 को इन सभी राज्यों को डीएनटी समुदाय के प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अनुरोध किया गया और इसके साथ ही साथ वहां पर हमारी केंद्रीय स्तर की 2 मीटिंग भी हो चुकी हैं राज्यों के साथ में और एक हमारी रीजनल स्तर पर भी मीटिंग हुई है, जिसमें हमें सभी माननीय मंत्रीगणों के साथ में और वहां के सचिव महोदय से अनुरोध किया है कि वहां पर डीनोटिफाइड ट्राइब्स के जाति प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र बना करके इन समुदाय के लोगों को शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने की पहल की जाए। मेरा दूसरा प्रश्न है सर, आपके माध्यम से सीड योजना डीएनटी समुदाय को मुख्य धारा की सरकारी योजनाओं से जोड़ने के कैसे सहायता कर सकती है? माननीय अध्यक्ष महोदय, सीड योजना के माध्यम से इन समुदाय के चाहे वो आर्थिक सशक्तिकरण की बात हो, उनके आजीविका की बात हो, उनकी स्वास्थ्य की बात हो, उस समुदाय के छात्रों के लिए निःशुल्क कोचिंग की बात हो, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो, इन सभी योजनाओं के माध्यम से डीएनटी समुदाय को मुख्यधारा में जोड़े जाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सीड योजना उन डीएनटी परिवारों की पहचान करती है जो अभी तक किसी भी सरकारी योजना के लाभ से वंचित रहे हैं और उन्हें जो आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड, पैन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, बैंक खाता ये प्राप्त करने में सहायता प्रदान करती है और इस योजना के माध्यम से सेल्फ हेल्प ग्रुप का भी गठन किया जाता है, उन्हें एनआरएलएम से जोड़ा जाता है, साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, बीमा और आजीविका के अवसरों तक पहुंच भी सुनिश्चित की जाती है। इस प्रकार लंबे समय से, लंबे अंतरालों से जो मौजूद जो खाई है, इस खाई को पाटने के लिए डीएनटी परिवारों को कल्याणकारी योजनाओं से प्रभावी रूप से जोड़ा जा रहा है। दस्तावेज बन जाने के कारण अब ये परिवार केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के लाभ प्राप्त कर पा रहे हैं। श्रीमती महिमा कुमारी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि सीड योजना के तहत डिनोटिफाइड ट्राइब समुदाय की महिलाओं के लिए अलग से सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, जबकि नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत पहले से ही सेल्फ हेल्प ग्रुप की व्यवस्था मौजूद है? धन्यवाद। माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति महोदय जी, माननीय सदस्य के द्वारा एक बहुत ही अच्छा प्रश्न उठाया गया है और मैं प्रश्न के आलोक में कि बड़ी संख्या में आज भी डीएनटी महिलाएं एनआरएलएम के दायरे से बाहर रह गई थीं और उसका कारण था कि उनकी जो बस्तियां हैं बिखरी हुई रहती हैं, अलग अलग स्थानों पर रहती हैं। ये कहीं जंगलों में रहते हैं, कहीं पहाड़ों पर रहते हैं, कहीं बस्तियों के बाहर रहते हैं या सड़कों के किनारे छोटे छोटे इस तरह की झुग्गियां बनाकर रहते हैं और इसके कारण से लगातार गतिशील जीवन शैली और जो मौजूदा जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो नेटवर्क है, इस नेटवर्क से सीमित जुड़ाव के कारण उन्हें इस योजना में शामिल करना एक कठिन काम था। एनआरएलएम से डीएनटी की महिलाओं का बाहर रह जाना किसी नियत का नहीं बल्कि संरचनात्मक कारणों का परिणाम था। एनआरएलएम मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्र की जो हमारी बहनें हैं, उन बहनों को सामुदायिक संस्थानों के माध्यम से उनको अपनी विशिष्ट शैली के कारण जोड़ते हुए उनको सशक्तिकरण के लिए ये अभियान चलाया जाता है। और जो हमारी जो डीएनटी समुदाय की बहनें हैं, ये बिखरी हुई बस्तियों में रहने के कारण योजनाओं के लाभ से वंचित थीं, इसके कारण से इनको एनआरएलएम से जोड़ने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप का काम किया जा रहा है और उनके जो दस्तावेज हैं, औपचारिक पहचान और दस्तावेज इनको भी बनाने के लिए राज्य सरकारों से अनुरोध किया जा रहा है कि हमारी इन बहनों को इन दस्तावेज बना करके
उनको शासन की इस योजना का लाभ दिलाने के लिए पहल की जाए। और बहुत सारे स्थानों पर हम देखते हैं कि जब इस तरह से इनकी बसाहट होती है बाकी समाज के साथ में, इनका एकीकरण नहीं हो पाता और इसके कारण से शासन की योजनाओं की जानकारी से भी ये वंचित होती हैं। मैं एक बार पुनः सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करना चाहता हूं कि हम अपने क्षेत्र में रहने वाले डिनोटिफाइड ट्राइब्स के बंधुओं के साथ में जाकर के उनको शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए पहल करें, ताकि वो भी मुख्य धारा के साथ में जुड़कर विकास की दौड़ में आगे बढ़ सकें। और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो सोच है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और देश को आत्मनिर्भर बनाने में सभी का सामूहिक प्रयास, समाज के इन हमारी अंतिम छोर पर रहने वाली बहनों को भी उनको आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप का गठन करके आजीविका मिशन के साथ में उनको जोड़ा जा रहा है। माननीय सदस्य श्रीमती प्रतिमा मंडल जी। प्रतिमा मंडल जी। Thank you, Chairperson, sir, for allowing me to ask one supplementary question. Madam, the 2017 Data Commission on DNTs recorded that it could not complete a nationwide socio-economic survey because the ministry repeatedly denied it the required funds, despite these communities being described as most backward. Why did the government starved its commission of resources, and why even 8 years after the report no dedicated nation survey has been undertaken for this communication? Sir, I would like to know from the Honorable Minister, kindly reply on this. माननीय सभापति महोदय जी, ये देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मन की संवेदनशीलता थी कि 2015 में आयोग का गठन किया गया और 2017 में आयोग ने अपनी रिपोर्ट दे दी और इस रिपोर्ट के आधार पर ही टीएनसी समुदाय के सशक्तिकरण के लिए विभिन्न योजनाएं बनाई गई। लगभग उस रिपोर्ट के अनुसार देश भर में लगभग 15 करोड़ डीएनटी समुदाय के बंधु अलग अलग स्थानों पर रहते हैं और ऐसे सारे बंधुओं को इस योजना के माध्यम से उनको सशक्त करने का निरंतरता के साथ में अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन ये अभियान में जब तक राज्य सरकारों की उनमें सहभागिता नहीं जुड़ेगी, सभी जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग उसके साथ में नहीं जुड़ेगा, तब तक वो इन योजनाओं के लाभ से वंचित रहेंगे। हम तो चाहते हैं कि उनको बीमा का लाभ भी मिलना चाहिए, उनको आजीविका के मिशन के साथ में भी उनको जोड़ा जाना चाहिए, उनके बच्चों को निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था भी होना चाहिए, उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी मिलना चाहिए। ये तभी मिलेगा जब राज्य सरकारें भी और हमारे जनप्रतिनिधि भी आगे आकर योजना के साथ जुड़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 226 माननीय सदस्य श्री CN अन्नादुरई जी। थैंक यू चेयरपर्सन मैम। क्वेश्चन नंबर 226 माननीय मंत्री जी। विवरण सभा पट पर रख दिया गया। माननीय सदस्य। May the Honorable Minister inform whether all sanctioned scientific and technical posts in the KVK at Tiruvannamalai are presently filled, and if not, the number of vacant posts and the timeline fixed for filling them. माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति, तमिलनाडु में जो सांसद श्री अन्नादुरई जी ने पूछा है, वर्तमान में तमिलनाडु में 31 KVK कार्यरत है। जिलावार विवरण संलग्न उनको दे दिया गया है। तिरुवन्नामलाई और रामनाथपुरम में जिले में एक KVK मौजूद है। कांचीपुरम जिला में अभी कोई KVK नहीं है। नए जिलों में KVK खोलना निर्धारित मानदंडों के आधार पर एक निरंतर प्रक्रिया है, उसके तहत किया जा रहा है। जहाँ तक सांसद जी ने पूछा है, केंद्र सरकार द्वारा ICR के माध्यम से तमिलनाडु में सभी KVK को आधुनिक तकनीकी प्रसार के लिए 100% वित्तीय सहायता प्रदान की गई है और 2021-22 में इनको से लेकर 2025-26 तक अवधि के दौरान ICR द्वारा तमिलनाडु KVK को कुल 326.4 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई है। और जहां तक उनके वहां उसके अंदर
जो केवीके के अंदर जो स्टाफ की बात है तो 80% केवीके का स्टाफ वहाँ तमिलनाडु में है, और जहाँ भी और कोई जरूरत पड़ेगी तो और उसकी व्यवस्था की जाएगी। माननीय सदस्य पूरक प्रश्न। In the view of Tirunelveli being predominantly rain-fed district, may the minister state whether the KVK has effectively promoted climate resilient crops, micro irrigation and digital advisory services, and what measurable outcome have been achieved so far? माननीय मंत्री जी। सभापति महोदया, जैसे पूरे तमिलनाडु के अंदर निरंतर केवीके को सुदृढ़ करने के लिए हमारी केंद्र सरकार ने आधारभूत संरचना को अपग्रेडेशन क्षमता निर्माण के लिए कदम उठाए गए हैं। सरकार केवीके की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। 21 से 26 तक इस अवधि के दौरान तमिलनाडु के केवीके के 2 प्रशासनिक भवन को 2 किसान छात्रावास, 20 प्रदर्शन इकाइयाँ, 30 कृषि मशीनें, उपकरण, वाहन उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अलावा तमिलनाडु, देखिए तमिलनाडु को सबसे ज़्यादा हमारे सभापति महोदया 29 मई से 12 जून तक जो तमिलनाडु में विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया गया, उसके तहत आधुनिक कृषि तकनीकों के जागरूकता फैलाकर वहाँ अभियान तमिलनाडु के 31 जिलों में आयोजित किया गया, जिसमें 7.1 लाख किसानों ने भाग लिया। 3.20 लाख महिलाओं ने उसमें शामिल हुए, और जो कुल प्रतिभागी है उसमें 45.6% महिलाओं ने भाग लिया। और कृषि विज्ञान केंद्र, मैं कहना चाह रहा हूँ, जो माननीय सांसद जी कह रहे हैं, हमारे कृषि की उपलब्धि के लिए देश में 68 कृषि विश्वविद्यालय हैं, 113 ICAR के अनुसंधान संस्थान हैं, 731 कृषि विज्ञान केंद्र है, तंत्र मौजूद है, जिसमें देश में अनाज के भंडार भरे हैं। सभापति महोदया, आपको पता है कि 60 के दशक में ऐसी स्थिति आ गई थी, अनाज की बहुत बड़ी भारी कमी आ गई थी, और तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने ये आह्वान किया था देश की जनता से कि एक हफ्ते में 1 दिन का उपवास रखें। हमारे केंद्र सरकार द्वारा, कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा और हमारे किसानों के द्वारा आज 80 करोड़ से ज़्यादा जनता को फ्री अनाज दिया जा रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। और मैं कह सकता हूँ, आपकी डीएम की सरकार क्या कर रही है? आपकी डीएम की सरकार, जब मैं कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 100% तमिलनाडु को पैसा दिया है। 100% मोदी जी का सपना है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के आधार पर तमिलनाडु को सबसे ज्यादा 100%, कोई एनडीए की सरकार नहीं है, बीजेपी की सरकार नहीं है, फिर भी तमिलनाडु सरकार को सबसे ज्यादा मदद दी गई है। माननीय सदस्य श्री नवसकनी के जी। माननीय सदस्य श्रीमती डी के अरुणा जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद अब मुझे मौका देने के लिए। मैं समझती हूँ कि आंध्र प्रदेश में कृषि विज्ञान केंद्रों ने पिछले साल विकसित भारत संकल्प यात्रा के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सम्मानीय मंत्री से अनुरोध करती हूँ इस संबंध में अधिक जानकारी और इस वर्ष मंत्रालय की भविष्य की योजनाओं के बारे में प्रदान करें। सांसद जी ने एक बहुत ज्वलंत प्रश्न पूछा है। तमिलनाडु के कृषि विज्ञान केंद्रों में केवीके के माध्यम से हैदराबाद द्वारा विकसित भारत कृषि संकल्प यात्रा जो 15 नवंबर से
25 नवंबर 2024 तक आयोजित की गई। उसका उद्देश्य योजनाओं को संतुलित सैचुरेशन कवरेज सुनिश्चित करना और अग्रणी योजनाओं के अंतिम छोर तक पहुंचाना, लास्ट माइल डिलीवरी सुनिश्चित करना, इसके लक्ष्यों को वंचित और कमजोर वर्गों तक पहुंचाना, सरकारी कार्यक्रमों की जानकारी का प्रसार करना और यात्रा के दौरान पहचाने गए संभावित लाभार्थियों को पंजीकरण कराना शामिल था। राज्य की सभी 12,525 ग्राम पंचायतों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनमें कुल 28.93 लाख प्रतिभागी, जिनमें 17.4 लाख महिलाएं जो 59% शामिल थी, ने भाग लिया। प्रमुख आउटरीच गतिविधियों में सुरक्षा बीमा 3.14 लाख लाभार्थी, जीवन ज्योति कैंप 2.81 लाख लाभार्थी, 6.66 लाख लोगों की स्वास्थ्य जांच तथा 3.05 लाख लोगों को टीबी रोग की शामिल किया गया। ये सारी हमारे केवी के द्वारा काम किया गया। माननीय सदस्य श्री दामोदर अग्रवाल जी। धन्यवाद सभापति महोदया। मैं लोकसभा के प्रश्न क्रमांक 226 के क्रम में पूछना चाहता हूं कि क्या कृषि एवं कृषि कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा चलाए गए विकसित कृषि संकल्प अभियान में भीलवाड़ा लोकसभा सहित राजस्थान में की गई गतिविधियों का ब्यौरा क्या है। सरकार के इस अभियान से देश भर में अब तक कितने किसान उत्पादक संगठनों को जोड़ा गया है। धन्यवाद। सभापति महोदया, माननीय सांसद जी दामोदर जी अग्रवाल जी ने जो प्रश्न पूछा है, हमारे विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत पूरे देश भर में इस अभियान के अंतर्गत कुल 2170 टीमों ने 60,970 कार्यक्रम आयोजित किए। इन कार्यक्रमों में 728 जिलों के 140 लाख से भी अधिक गांवों के 1.35 करोड़ से भी अधिक किसानों को 95.7 लाख पुरुष और 39.7 लाख महिलाओं ने भाग लिया। इस अभियान ने 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न कृषि आर्थिक परिस्थितियों को कवर करते हुए जमीनी स्तर पर जलवायु क्षेत्रों में सामाजिक पहुंच सुनिश्चित की। मैं राजस्थान की बात करूं, राजस्थान राज्य में इस अभियान के अंतर्गत किसानों तक नवीकरण कृषि तकनीकों की जानकारी प्रभावी रूप से पहुंचाने हेतु व्यापक स्तर पर गतिविधियां आयोजित की गई। राज्य में कुल 103 टीमों द्वारा 3,641 कार्यक्रम संचालित किए गए, जिनका मुख्य उद्देश्य खरीफ मौसम के लिए संतुलित, उन्नत और आधुनिक कृषि तकनीकों के प्रति किसानों को जागरूक करना था। इन कार्यक्रम के माध्यम से 41 जिलों में 7,349 गाँवों में 8.9 लाख से भी अधिक किसानों तक प्रत्यक्ष पहुंच स्थापित की गई, जिनमें 6.19 लाख पुरुष, 1.90 लाख महिला किसानों ने भाग लिया। किसानों की सहभागिता के आधार पर राजस्थान राज्य से देश स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त किया, जो अभियान की व्यापक स्वीकार्यता और प्रभावशीलता को दर्शाता है। इन प्रयासों से किसानों की तकनीकी समाज में उल्लेखनीय वृद्धि भी है तथा उन्हें उत्पादन वृद्धि और आय संवर्धन हेतु वैज्ञानिक कृषि पद्धति अपनाने के लिए प्रेरणा मिली है। साथ ही मैं भीलवाड़ा की बात करूं तो भीलवाड़ा जिले में इस अभियान के अंतर्गत 2 टीमों द्वारा 90 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें 22,883 किसानों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। सरकार के इस अभियान से देश भर में अब तक जो विकसित संकल्प अभियान के तहत प्रभावी क्रियान्वयन के लिए दौरान 3,000 से अधिक प्रगतिशील किसान उत्पादक, एपीओ, नवाचारकर्ता, कृषि उद्यमी तथा स्वयं सहायता समूह को सक्रिय रूप से अभियान की टीमों से जोड़ा गया। विशेष रूप से विभिन्न राज्यों में किसान उत्पादक संगठनों को वीके द्वारा जोड़कर उन्होंने तकनीकी जागरूकता, संस्थागत
सुदृढ़ीकरण तथा बाजारोन्मुख कृषि को बढ़ावा देने के दिशा में भी अनेक काम किए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 227 माननीय सदस्य श्री सतीश कुमार गौतम जी। माननीय मंत्री जी। माननीय सदस्य। अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से क्या मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं, क्या नए आपराधिक कानून में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए कोई विशेष प्रावधान किए गए हैं क्या? माननीय मंत्री जी। महोदय, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और आदरणीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन, सभी हितधारकों के साथ परामर्श और व्यापक समीक्षा के बाद एक मजबूत और आधुनिक आपराधिक न्याय व्यवस्था सफल हो सका। बीएनएस 2023 में पहली बार महिला और बच्चों के खिलाफ अपराध से संबंधित प्रावधान को प्राथमिकता दी गई है और एक ही अध्याय के तहत रखा गया है। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के लिए मृत्युदंड तक सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। 18 वर्ष से कम उम्र की महिला के साथ सामूहिक बलात्कार के लिए सजा दोषी के नेचुरल लाइफ या मृत्यु तक आजीवन कारावास है। बीएनएस 2023 में शादी, रोजगार, पदोन्नति का झूठा वादा करके या आइडेंटिटी छुपाकर यौन संबंध बनाने आदि को एक नया अपराध के रूप में शामिल किया गया है। माननीय सदस्य पूरक प्रश्न। सप्लीमेंट्री। माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, न्यायिक प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए नए आपराधिक कानून में क्या प्रावधान किए गए? माननीय मंत्री जी। महोदय, न्याय व्यवस्था में विश्वास को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से टाइमलाइंस और टेक्नोलॉजी को समन्वित करते हुए 3 नए कानून लाए गए हैं। इन कानूनों के अंतर्गत कम से कम 145 स्पष्ट समय सीमाएं निर्धारित की गई है। नए कानून मामलों के तेज और निष्पक्ष समाधान का वादा करते हैं, जिससे कानूनी प्रणाली में विश्वास पैदा होता है। जांच और परीक्षण के महत्वपूर्ण चरण जैसे प्रारंभिक जांच 14 दिनों में पूरी होनी है, आगे जांच 90 दिनों में पूरी होनी है, पीड़ित और आरोपी को दस्तावेज की आपूर्ति 14 दिनों के भीतर, मुकदमे के लिए मामले की प्रतिबद्धता 90 दिनों के भीतर, मुक्ति आवेदन दाखिल करना 60 दिनों के भीतर, आरोप तय करना 60 दिनों के भीतर, निर्णय की घोषणा 45 दिनों के भीतर और मिर्सी पिटीशन दाखिल करना राज्यपाल जी के समक्ष 30 दिन और राष्ट्रपति जी के समक्ष 60 दिन सुव्यवस्थित किया गया है और निर्धारित समय अवधि के भीतर पूरा किया जाना है। फास्ट ट्रैक जांच के तहत नए कानून महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों की जांच को प्राथमिकता देते हैं। जानकारी दर्ज करने के 2 महीने के भीतर समय पर पूरा करना माननीय मंत्री जी प्लीज, जब बोल रहे हैं सरकार द्वारा सभी हाईकोर्ट के साथ समन्वय स्थापित किया गया है तथा अब तक 17 हाईकोर्ट से 7 बैठक की जा चुकी है। अब मामले की सुनवाई में अनावश्यक देरी से बचने और समय पर न्याय वितरण सुनिश्चित करने के लिए अधिकतम 2 स्थगन का प्रावधान है। ओके। भारत सरकार ओके। प्रश्नकाल पूरा। कोई विशेष बात बतानी है आपको? 1 मिनट हो गया पूरा। प्रश्नकाल समाप्त। प्रश्नकाल समाप्त। माननीय सदस्यगण, मुझे निम्नलिखित माननीय सदस्यों के कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। श्री गुरजीत ओजला, श्री नीरज मौर्य, सच्चिदानंद आर, मणिकम टेगोर,
विजय बसंत, के राधाकृष्णन, बेनी बैनन, कुलदीप इंदौरा, प्रोफेसर सोगत राय, नरेश चंद पटेल, लालजी वर्मा, अभय सिन्हा, देवेश शाक्या, पुष्पेंद्र सरोज, कुमारी सुधार, DK कतीर आनंद, डॉक्टर अंगो मच्चा विमल, TR बालूजी आनंद बोले। माननीय सदस्यगण प्लीज बैठिए। माननीय सदस्यगण, स्थगन प्रस्ताव बहुत तत्काल और गंभीर समस्या के लिए लगाया जाता है। मैं कई माननीय सदस्यों को देख रहा हूं, वो रोजाना स्थगन प्रस्ताव इसलिए लगाते हैं कि मैं उनका नाम पढ़ रहा हूं। अगर वो रोज लगाएंगे तो नाम पढ़ना बंद कर दूंगा। स्थगन प्रस्ताव की एक व्यवस्था है। आप सब सीनियर व्यक्ति हैं। तत्कालीन घटना, गंभीर घटना जिसमें सदन रोक कर चर्चा करे, वो स्थगन चर्चा होती है। सभा, मैंने सबके लिए नहीं कहा, प्लीज बैठिए। आइटम नंबर सर। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2 श्री अर्जुन मेघवाल जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 2 पर अंकित दस्तावेज जो श्री जितिन प्रसाद जी के नाम के आगे अंकित हैं, जो हमारे साथी हैं लोकसभा में, और मिनिस्ट्री और कॉमर्स और इंडस्ट्री से संबंधित है, आपकी अनुमति से सभा पटल पर रखता हूं। थैंक यू। आइटम नंबर 3 श्री कृष्णपाल। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 3 पर मेरे नाम के सामने सूचीबद्ध दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखता हूं। रामदास अटावले। Respected Speaker, sir, I lay on the table of the House papers listed against my name at serial number 4 in today's revised list of business. Thank you. श्री रामनाथ ठाकुर। अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से आज लोकसभा की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 5 पर अपने नाम के सम्मुख अंकित प्रपत्र क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 6 श्री नित्यानंद राय। अध्यक्ष महोदय, मैं आज की कार्यसूची की क्रमांक संख्या 6 पे मेरे नाम के सामने उल्लेखित दस्तावेज सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 7 श्री SP सिंह बघेल। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की लोकसभा की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 7 पर मेरे नाम के आगे उल्लिखित कागज सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 8 माननीय मंत्री महोदय, संसदीय कार्य मंत्री जी। आइटम नंबर 8 श्री BL वर्मा जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की लोकसभा की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 8 पर अपने नाम के सम्मुख अंकित प्रपत्र सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 9 श्री कमलेश पासवान जी। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र के मत संख्या 9 पर मेरे नाम के सामने उल्लिखित दस्तावेज सभा के पटल पर प्रस्तुत करता हूं। आइटम नंबर 10 श्री भूपति राजू वर्मा। Sir, respected Speaker, sir, with your permission, I lay on the table of the House papers pertaining to Ministry of Heavy Industries listed against my name and serial number 10 in the revised list of business for today, the 16th December 2025. आइटम नंबर 11 श्री मुरलीधर मोहल। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 11 पर मेरे नाम के सामने सूचीबद्ध दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 12 श्री जॉर्ज कुरियन। Permission, I rise to lay the papers listed against my name at serial number 12 in today's revised list of business. आइटम नंबर 13 श्री रंगा अप्पा बढ़ने। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के समक्ष यथा सूचीबद्ध ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के विवरण हिंदी और अंग्रेजी संस्करण की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 14
Dr. C.M. Ramesh. Is to present the sixth report, Hindi and English version of the Standing Committee on Railways as listed against my name at serial number 14 in today's list of business. Item number 15, Dr. C.M. Ramesh. Speaker sir, I wish to lay on the table of statements Hindi and English version of the Standing Committee on Railways as listed against my name at serial number 15 in today's list of business. Thank you, sir. Item number 16, Sri Saptgiri Ulka. Speaker sir, I rise to present the 22nd and 23rd report Hindi and English versions of the Standing Committee on Rural Development. कन्विंसिंग करने का क्षेत्र नहीं है, वो क्षेत्र अलग है. Rural Development Panchayat listed against my name in today's list of business. Item 117, Sri Arjun Ram Meghwal. So, Speaker sir, on behalf of my colleague Jitin Prasad ji, I want to make the following statement regarding one, the status of implementation of the recommendation contained in the 191st report of the Standing Committee on Commerce on demand for grants 202526, demand number 10, pertaining to the Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry. Second, the status of implementation of the recommendation contained in the 192 report of the Standing Committee on Commerce on action taken by the government on the recommendation observation contained in the 190th report of the Committee on Demand for Grants 2025, demand number 11, pertaining to the Department of Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry. Thank you, sir. Item number 18, Sri Pavitra Margherita. Speaker sir, with your permission, I rise to make a statement in Hindi and English regarding the status of implementation of the recommendations contained in the second report of the Standing Committee on Labour, Textile and Skill Development on demands for grants 2024-25 pertaining to the Ministry of Textiles. Item number 19, Sri Dharmendra Pradhan ji. Speaker sir, with your kind permission, I move that the bill to empower the universities and other higher educational institutions to achieve excellence in teaching, learning, research and innovation through coordination and determination of standards in institutions for higher education, for research and scientific and technical institutions, and for that purpose to constitute a Vikashit Bharat Shiksha Adhishtan to facilitate the universities and other higher educational institutions to become independent, self-governing institutions and to promote excellence through a robust and transparent system to accreditation and autonomy, and for matters connected therewith or incidental thereto, we refer to a joint committee of the House consisting of 21 members of this House to be nominated by Honorable Speaker of Lok Sabha and 10 members of Rajya Sabha to be nominated by Honorable Chairman of Rajya Sabha. That in order to constitute a sitting of the joint committee, the quorum shall be as near as may be 1/3 of the total number of members of the joint committee. That the committee shall make a report to this House by the last day of the first part of budget session 2026. That in other respect, the rules and procedure and conduct of the business of the House relating to parliamentary committees shall apply with such a variations and modification as the speakers may make, and that this House recommends to Rajya Sabha that Rajya Sabha to join the said committee and communicate to this House names of the members of the appointed by Rajya Sabha to the joint committee. आप प्रस्ताव कर दें कि अध्यक्ष मैं प्रस्ताव मूव करता हूं। प्रश्न ये कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में नहीं वो ना कहें। क्या जेपीसी में नहीं भेजना चाहते आप? चर्चा करना चाहते हैं? नहीं बोलो, आप चर्चा करना चाहते तो करा लें कल चर्चा। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। कई मान्य सदस्य यहाँ पर ही ध्यान लगा लेते हैं, तो मेरा आग्रह यहाँ ध्यान लगाने का स्थान नहीं है।
ध्यान घर पे ही लगा कर आए आराम से, तो ठीक रहेगा। नाम लेके बताऊंगे ध्यान कौन लगा रहा है। आइटम नंबर 21 श्रीमती निर्मला सीतारमण 21। इसके बाद आएगा, वो भी आएगा। Sir, thank you very much, sir. Sir, I rise to move for leave to introduce a bill further to amend the Insurance Act 1938, the Life Insurance Corporation Act 1956, and the Insurance Regulatory and Development Authority Act 1999. Shri N.K. Premchandan. Sir, I rise to oppose the introduction of the bill, the Sabka Bima Sabki Raksha Amendment of Insurance Laws Bills 2025. The first objection is regarding the title of the bill. Sir, the Sabka Bima Sabki Suraksha Amendment of Insurance Laws Bills 2025. Previously, so many amendments of the insurance laws have come to this house, and it is Insurance Laws Amendment Bill. So there is a specific provision in the legislative process. Colon sector is very specific that the title of the bill should convey the message regarding the intent and content of the bill has to be explicitly given to the public or given to the people at large, so that the title will be very care enough to be drafted. But it is quite unfortunate. I would like to quote Colon sector. Sir, page 587. Sir, I would like to quote, every bill has a title succinctly describing the nature of the proposed measure. Care is taken to see that the title is sufficiently wide to cover all the provisions of the bill and that it is not vague, for otherwise it may invite amendments outside the scope of the proposed measure, unquote. So this is very clear. But now coming to this insurance laws bill, sir, what is the relation of the insurance law with the Sabka Bima Sabka Suraksha? So it has nothing to do, the title of the bill has nothing to do with the contents of the bill, number one. And now, sir, coming to the contents of the bill, is it helping the poor people and the marginalized section of the society? 100% of the FDI in the life insurance corporation as well as in any insurance sector. So 100% FDI in the insurance sector is adversely affecting the national interest of the country. And another provision, I have no time because its merits is not to be discussed. And another provision is regarding the commission of the life insurance corporation agents and other insurance agents. That will be discussed, that will be determined by the Insurance Regulatory Development Authority of India according to the new provision. In the original bill, it is to be decided by the Parliament and the rules and regulations made by the Parliament. But it is quite unfortunate to note that Insurance Regulatory Development Authority of India is given the authority to describe and determine the commission of the LIC agents. Even now itself, it is very well known to all. Several times I have raised the issue of the LIC agents in the House because the commission has drastically reduced and thereby the number of LIC agents have come down like anything. Sir, the LIC agents are the backbone of the LIC industry, Life Insurance Corporation, but unfortunately they have not been taken care of. In such a situation, the new bill is not for the insurance of the common people, it is not for the suraksha of the common people and the ordinary people. Therefore, I strongly object. And my another objection is also there. I would like to seek a ruling, sir. I would like to raise a point of order also in this regard. That the point of order is in respect of Article 348 of the Constitution of India. Sir, I would like to have a ruling on this. Honorable Speaker, sir, I raise a point of order under Article 348 of the Constitution of India and the relevant provisions of the Official Languages Act of 1963, and I seek your kind ruling on this important constitutional aspect relating to the language in which the bills are being drafted and introduced in Parliament. Sir, 1 second. I want a ruling. A specific ruling is required. I will. 1 second, sir. Sir, this point of order is not political in nature. Please. Sir, it goes to the constitutional validity, legislative discipline, and legal certainty of parliamentary legislation. Sir, Article 348 of the Constitution clearly provides
the authoritative text of the bill to be introduced in either house of the Parliament, and all of acts passed by the Parliament shall be in English language, unless Parliament by law otherwise provides. This constitutional mandate remains unchanged and binding on this House. Sir, one more, sir. This position is further reinforced. This position is further reinforced by the Official Languages Act of 1963. Please. Whatever the ruling given by the Honorable Speaker, we are ready to abide by it. But we would like to have a ruling on this. Sir, the position is further reinforced by the Official Languages Act of 1963, while the Act encourages the use of Hindi for official purposes of the Union. It expressly continues the use of English for parliamentary business, including bills and acts. The Act permits Hindi translations to be supplied to members of Parliament and to the public for convenience, but it does not authorize the mixing of languages or the insertion of Hindi words within the authoritative English text of the bill. This is the clear provision by Article 348 as well as the Official Languages Act of 1963. So in these circumstances, I strongly oppose the introduction of the bill, as well as I am seeking a ruling from the Honorable Speaker regarding this constitutional position. This is not the interpretation of the Constitution. It is a constitutional mandate to be obeyed by this House. So I want a specific ruling on this issue. Thank you very much, sir. मैं इसका जवाब दे दूं 1 मिनट. ओके, ऑनरेबल मेंबर, आपका भी इशू यही है? 348 ही इशू आपका भी? Different, two different, yes. 348 पे जवाब दे दे पहले. नोटिस आपका भी है, नोटिस आपका भी है. अब नियम 72 भी पढ़ लो सब. नियम 72 में अपनी बात संक्षिप्त में अपनी बात कह दें, और सबने पढ़ी रखा है रूल. टी सुमति. Sir, I rise to object the bill on 3 grounds, sir, in pursuance of Rule 72. Amendment of Section 2C of the bill is to provide foreign insurance companies an ultimate say in insurance business in India, is against the sovereignty, unity and integrity of nation, and is a violation of constitutional provisions, sir. Amendment of Section 2CA of the bill, the insertion of a class A and B are against the interest of national insurance companies, as A shall not apply to an insurer or insurance intermediary in any special economic zone, including international financial services centers set up under the provisions of the Special Economic Zones Act 2005, sir. B shall apply to the insurer or insurance intermediary in any special economic zone, including international financial services centers set up under the provisions of the Special Economic Zones Act 2005, sir. With such exceptions, modifications and adaptations as may be specified in the notification facilitate 100% foreign players in the insurance sector, sir. That is my objection. This is untenable and unjustifiable, as it is against the Indian insurance sector, sir. In the view of the above objections, I respectfully submit that the bill is liable to be rejected at the very threshold, being beyond the jurisdiction of Parliament and violative of the Constitution of India, sir. Thank you. Okay. Professor Sogat Rai. Sir, under Rule 72(1) of the Rules of Procedure, I oppose the introduction of the Sabka Bima Sabki Raksha Amendment of Insurance Laws Bill 2025. So this is another example of Hindiization of legislation in this country. You give the name of the bill in a way that Hindi is introduction, and then the government slogans are incorporated in the bill. ये जो सबकी बीमा सबकी सुरक्षा, ये सब गवर्नमेंट का स्लोगन है, कि बिल का लैंग्वेज नहीं होना चाहिए. So lastly, I want to say that in the insurance sector we are working backwards. Jawaharlal Nehru nationalized the life insurance sector in '56. Indira Gandhi nationalized the general insurance sector in 1972. And now we are walking backwards
Slowly IRDA was set up in 1999, and now 100% FDI in insurance sector is being allowed. This is going to favor the corporates and not the common people, common insurance. Common insurers. The rural people are still outside the ambit of insurance. That's why, sir, I think this is a superfluous bill, the backward-looking bill, and that's why I oppose the introduction. I associate. Honorable Member T.M. Selvam Ganpati. Sir, this is the problem, sir. This is exactly the core of the problem, where you name all your schemes and acts and the statutory issues in Hindi. This would be the problem what the Honorable Speaker is facing now. Sir, we oppose the very name of the bill. Sir, this bill, the Sabka Bima Sabki Raksha Bill 25, it amends the Insurance Act, LIC Act, and IRDA Act. I don't want to repeat what our learned friend Premchand or Mrs. Smriti and Honorable Saukat Rai. Sir, basically ours is a welfare state, where our Constitution, through its directive principles, direct the state to provide social security and health care to its citizens. The state, Article 41 says, the state shall, within the limits of its economic capacity and development, make effective provision for securing the right to work, to education, and to public assistance in cases of unemployment, old age, sickness, and disablement. Sir, this particular bill completely dismantles this welfare aspect of the Constitution. Sir, you take Employees State Insurance Act 1948. It's a statutory welfare legislation that mandates the government to provide medical care to insured persons and their families, cash benefits during sickness, maternity and employment injury, funeral and dependent benefits. Sir, I would like to impress upon this government should start rolling out this type of bill, because the benefit to state backward-backed social security to workers such as accredited social health activists, Anganwadi, Mahatma Gandhi National Employment Guarantee, which is going to be in the name of Ram hereafter, auto rickshaw, taxi tailors, the underemployed, poor, will be directly hit because of the 100% foreign investment. Therefore, we strongly object, sir. It should be withdrawn. Thank you, sir. हाँ बोलिए बोलिए, और बोलो तो सही, माइक चालू हो जाएगा। थैंक यू सर। माननीय अध्यक्ष जी, मैं नियम 72 के अंतर्गत इस विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति दिए जाने के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। यह विधेयक अपने प्रारूप एवं विषय वस्तु में संविधान के प्रावधान के प्रतिकूल है तथा प्रथम दृष्टया संवैधानिक रूप से दोषपूर्ण है, इसलिए मैं इसे प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। अध्यक्ष जी, विधेयक क्षमता का अभाव है। बीमा सामान्यतः यूनियन लिस्ट एंट्री 47 में है, लेकिन निम्न परिस्थितियों में विधायक क्षमता का प्रश्न उठाता है, राज्य पर अनिवार्य वित्तीय दायित्व डालता है, राज्य स्वास्थ्य योजना और राज्य बीमा ढांचों को बिना सहमति के बाध्य करता है, राज्य सूची समवर्ती सूची के विषयों में अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप करता है तथा यह संघीय ढांचे का उल्लंघन बनता है जो संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। अध्यक्ष जी, अनुच्छेद 14 में समानता का उल्लंघन है। यदि यूनिवर्सल इंश्योरेंस कहा गया है पर न्यूनतम बीमा राशि तय नहीं, लाभ असमान, अनिश्चित या विवेकाधीन है, यह मनमाना कानून बनता है। अनुच्छेद 21 जीवन और स्वास्थ्य का अधिकार स्वास्थ्य बीमा और अधिकार की तरह प्रस्तुत किया गया है, परंतु कोई कानूनी रूप से परिवर्तनीय अधिकार नहीं, कोई गारंटी लाभ नहीं है। तब यह आर्टिकल 21 के सबस्टिट्यूटिव प्रोटेक्शन को कमजोर करता है। अध्यक्ष जी, संघवाद का उल्लंघन है, लगातार लागत साझेदारी स्पष्ट है, राज्यों में परामर्श का अभाव, वित्तीय दायित्व थोपा जाना, यह संवैधानिक डिटेल चर्चा संघीय ढांचे का विरोध। अध्यक्ष जी, इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं। धन्यवाद। इसके इंट्रोडक्शन का अभी नियम 72 में विरोध किया जाता है। माननीय सदस्य श्री N.K. प्रेमचंद्रन जी ने
आर्टिकल 348 का हवाला देते हुए विषय उठाया है कि संसद में पूर्व स्थापित किए जाने वाले सभी विधेयकों का प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी भाषा में होना चाहिए। इस संदर्भ में मैं सदन को ये बताना चाहता हूं कि सबका बीमा सबकी रक्षा बीमा विधि संशोधन विधेयक 2025 को प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी भाषा में ही है। इस विधेयक के नाम में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं के शब्दों का प्रयोग किया गया है। इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहता हूं कि किसी भी सरकारी विधेयक के नाम का चयन करना मंत्रालय का अधिकार क्षेत्र में आता है। माननीय मंत्री जी, कुछ इस विषय पर बोलना चाहेंगे आप? सबने बोल लिया सर, सभी विषयों में? नहीं, आप संक्षिप्त में दे दें इनका जवाब। दे देते हैं सर, संक्षिप्त में। हाँ जी सर। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, several points, with due respects of course I'll address each of the points sir, but many of the issues raised are legitimately issues that has to be part of the debate itself. To object to the introduction is not, I think, absolutely necessary, because you've given time for the discussion, and issues such as, and I'm a bit disappointed, issues such as, sir, अधिकार के बारे में ही बात करते हुए, because speaker has asked me to say a few words on it, I'm saying everything is subject to the chair. Everything is subject to the direction given by the chair, and I am also subject to the direction given by the honorable speaker, sir. So with your permission, because you are given, I am going to have to answer this. No need to shout me down. No need to shout me down. It is on the call of the honorable speaker that I've gotten up to give some comments on this. Sir, speaker sir, आपके अनुमति से आपके बुलाने में मैं खड़े होकर के मेरे पॉइंट ऑफ व्यू बोल रही हूँ। आज हालात इस हाउस में ऐसे नहीं होना चाहिए। मैं आपके प्रोटेक्शन चाह रही हूँ, मंत्री हो या मेंबर हो, आपके प्रोटेक्शन के अनुसार ही हम जाते हैं, आपके प्रोटेक्शन के कारण ही हम आगे बढ़ते हैं। क्योंकि आपने बुलाया, मैं I have to say a few things. Many of the points, sir, are very much a part of what the discussion could be on, and therefore to object to the introduction at the introduction stage itself questions the legislative competence, and I don't think there is a question on the legislative competence of the government to bring this into this house. One. Second, sir, I take the example when I say there are points which honorable members have raised which can be part of the discussion, such as honorable member N.K. Premchandran talking about commissions for LIC agents. Very much a part of what we are going to discuss, and in fact, let me even give one point already on that. Fixing commission for LIC agents is already a part of the regulator in the sense that he fixes the upper cap, and below which is what the agents are given to collect, not to go beyond it. Isn't it already with the IRDAI? So please, everything is subject to discussion. Everything under your guidance will go either into the record or not. Everything will, under your direction, be acceptable or not. And therefore, that is one point, sir. Second is, Honorable Member Selva Ganapati, talking about welfare measure, insurance. Sir, it was, and let me say this, and I'm sure this is also going to have a lot of voice of protest. Common citizens' insurance, if anyone thought of it at a mass scale, it was Prime Minister Modi. Jeevan Jyoti Suraksha Bima Yojana, where did it come from? Atal Pension Yojana, where did it come from? These are points, these are common people's insurance coverage being given at a very nominal premium, and that is given by Honorable Prime Minister. That is a scheme, all these are included. All these are included as a scheme by Honorable Prime Minister. And today they want to talk about welfare measure and insurance. Very welcome to talk. And I will say more about what Prime Minister Modi did because of financial inclusion. And that is the reason why in this country, during COVID also, we could give insurance coverage to people.
So there are every one of them which are subject to the discussion of this bill rather than question the introduction itself. So with your permission, sir. शाम को जब इस पे चर्चा करेंगे डिटेल 4 बजे, जब डिटेल सारी बात पर चर्चा होगी, आज ही करेंगे। प्रश्न ये कि विधेयक को पुरस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री विधेयक पुरस्तावित करें। आइटम नंबर 20 श्री शिवराज सिंह चौहान। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मुझे विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण VB जी राम जी विकसित भारत जी राम जी बिल 2025 को सभा में पूरा स्थापित करने की अनुमति दी जाए। जी राम जी। श्री TR बालू जी। Sir, at the introduction stage itself, I oppose, because Mahatma Gandhi once said, India lives in the villages, and he also dreamt that economic freedom should be given to the poorest of the poorer. Keeping in his mind, Dr. Manmohan Singh, during UPS period, he has brought a novel scheme, Manrega. Because of this, crores and crores of poorest of the poor in the country have lived not only by receiving the remuneration, but also they have enjoyed up to 100 days. Now, they have, because of the reason it is in the name of Mahatma Gandhi ji, this government, because of hatredness, they are going to bring up new bill. This is very bad, and father of the nation is being ridiculed by this government. I oppose this in the interest of श्रीमती प्रियंका गांधी वाड़ा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं नियम 72(1) के तहत इस विधेयक को पुरस्थापित करने पर अपनी सख्त आपत्ति दर्ज करना चाहती हूं। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून पिछले 20 सालों से ग्रामीण भारत को रोजगार देने में और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सक्षम रहा है। ये एक इतना क्रांतिकारी कानून है कि जब इसको बनाया गया तो सदन के सभी राजनीतिक दलों ने इससे पूरी सहमति दी। इसके द्वारा 100 दिन का रोजगार इस देश के गरीब से गरीब लोगों को मिलता है, हमारे गरीब से गरीब भाई बहनों को। हम सब जनप्रतिनिधि हैं महोदय, जब हम अपने अपने क्षेत्रों में जाते हैं, आप भी जानते हैं, दूर दूर से हमें दिख जाता है कि मनरेगा का कौन मजदूर है। सबसे गरीब होता है, चेहरे पे झुर्रियां होती हैं, हाथ मिलाए तो सर हाथ पत्थरों की तरह। हाँ सर, मैं कर रही हूँ, पहुंच रही हूँ, मुझे पहुंचने दीजिए। एक मिनट लूंगी, मुझे पहुंचने दीजिए। सर, उनके हाथ पत्थरों की तरह कठोर होते हैं क्योंकि इतनी मजदूरी करते हैं। तो सर, मेरा जो इस बिल पर ऑब्जेक्शन है, सर, ये जो कानून है इसके तहत हमारे गरीब भाई बहनों को जो रोजगार की कानूनी गारंटी मिलती है, जो अधिकार मिलता है, वह इस योजना में मांग के आधार पर संचालित होता है। मतलब जहां जहां रोजगार की मांग है वहां इस योजना द्वारा 100 दिनों का रोजगार अनिवार्य है, देना अनिवार्य है। इसके साथ साथ केंद्र से इसके लिए जो पूंजी जाती है वो भी मांग पर आधारित होती है। यानी कि इस योजना के लिए जितने पैसे जहां भेजने हैं
कितने भेजने हैं वह जमीनी परिस्थितियों पर आधारित होता है और मांग के आधार पर निर्धारित होता है। सर, इस विधेयक की अनुसूची 1 में उपनियम 4(1) और 4(2) द्वारा केंद्र को इजाजत दी गई है कि वे पहले से ही निर्धारित कर लें कि कितनी पूंजी कहां भेजी जाएगी। इससे संविधान के 73वें संविधान संशोधन को नजरअंदाज